हेलो एवरीवन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा करने जा रहे हैं निरस्त्रीकरण के अंतर्गत जो प्रमुख संधियां की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन संधियों के बारे में। निरस्त्रीकरण के लिए अनेक संधियां, अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं, अनेक वार्ताएं आयोजित की जाती रही हैं, जिनमें से NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि, CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसके अलावा कई प्रकार की वार्ताएं जैसे SALT वार्ताएं, स्टार्ट वार्ताएं जैसे कई प्रयास हुए हैं। आज हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वह है परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT। इससे पूर्व के वीडियो में हम निरस्त्रीकरण का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो के जो निरस्त्रीकरण का सैद्धांतिक पक्ष है वो पूर्व का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझने के लिए वो ज़रूर देखें, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि निरस्त्रीकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये NPT है क्या, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, भारत की स्थिति एवं रुख क्या है इसके प्रति, इस संधि को लेकर के समसामयिक परिदृश्य क्या चल रहा है, कौन कौन सी बैठकें आयोजित की जा रही हैं, और जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है परमाणु अप्रसार को लेकर के ईरान का मुद्दा, जो ईरान का मसला है जिस पर परमाणु अप्रसार संधि को लेकर के ईरान के साथ संधियां हुई है, समझौते हुए हैं 5 देशों के साथ। ईरान का उस संधि से बाहर निकलने का मुद्दा हो या ईरान का परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा रहा हो, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परमाणु अप्रसार संधि है क्या। परमाणु अप्रसार संधि एक बहुउद्देशीय संधि है जिस पर 1968 में हस्ताक्षर हुए और जो 1970 से प्रभावी है। वर्तमान में इस संधि के जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो 190 देश हैं। इसका उद्देश्य जो है वो है परमाणु अस्त्रों के प्रसार को 3 दृष्टि से रोकना। अप्रसार यानी परमाणु हथियारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचने से रोकना। दूसरा है निरस्त्रीकरण यानी परमाणु हथियारों का न्यूनीकरण करना, उनको कम करना, उन पर प्रतिबंध लगाना। और तीसरा उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपरक उपयोग, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु ऊर्जा केवल एक विस्फोटक ऊर्जा नहीं है, एक युद्ध का साधन नहीं है, बल्कि इसका अगर शांतिपरक उपयोग किया जाए तो ये बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन है। अब देखते हैं NPT के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश ने यदि अभी तक परमाणु अस्त्र नहीं बनाए हैं तो वह भविष्य में ऐसा अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेगा। NPT का सबसे पहला यही प्रावधान है कि इसमें परमाणु अप्रसार रोकने के लिए जिनके पास परमाणु अस्त्र अभी तक नहीं है और वो देश यदि संधि पर हस्ताक्षर करता है तो वो भविष्य में भी परमाणु अस्त्र नहीं बनाने का वायदा करता है। परमाणु अप्रसार संधि के जिस सदस्य देश के पास पहले से ही परमाणु हथियार है उनके लिए ये संधि प्रावधान करती है कि वह निरस्त्रीकरण के लिए काम करेगा और अपने परमाणु अस्त्र किसी अन्य देश को सप्लाई नहीं करेगा, न ही उसको बनाने में किसी भी प्रकार की मदद करेगा। सभी देश शांतिपरक उद्देश्यों के लिए कतिपय सुरक्षाओं के साथ परमाणु तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के पास कोई जो परमाणु तकनीक है उसका परमाणु हथियार बनाने के लिए वह दूसरे देशों के साथ इसको साझा नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा, परंतु परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए जैसे कि बिजली बनाने के लिए
इस तकनीक को प्राप्त किया जा सकता है। परमाणु अप्रसार एक बहु पक्षीय अस्त्र नियंत्रण समझौता है और इस पर जुलाई 1968 में हस्ताक्षर हुए। ये समझौता हुआ था। एनपीटी मार्च 1970 में प्रभाव में आ गई थी। ये संधि परमाणु हथियारों के क्षैतिज प्रसार पर रोक लगाती है। क्षैतिज का मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक देश से दूसरे देश के पास प्रसार के लिए रोक लगाती है। यानी जिसके पास परमाणु हथियार है वो देश उसमें संवर्धन कर सकता है, लेकिन उस देश से किसी अन्य देश के पास जो परमाणु शक्ति से विहीन देश है उनके पास परमाणु तकनीक पहुंचने पर यह संधि रोक लगाती है। और भारत के विरोध का, इसके प्रति जो विरोध है उसका मुख्य मुद्दा भी यही है। इसके अनुच्छेद 1 और 2 के अंतर्गत परमाणु शक्ति संपन्न देश गैर परमाणु शक्ति वाले देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे और गैर परमाणु शक्ति संपन्न प्राप्त नहीं करेंगे। परमाणु शक्ति सुविधाओं के संबंध में ये संधि तकनीक हस्तांतरण को जारी रखने की अनुमति देती है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तकनीक हस्तांतरण किया जा सकता है। परमाणु अप्रसार की निगरानी के लिए जो प्रमुख संस्था है IAEA, उसके तत्वावधान में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक के विस्तार के लिए एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। IAEA को सभी गैर परमाणु देशों के नागरिक परमाणु कार्यक्रम यानी शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों में पूर्ण और स्वतंत्र प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। यानी IAEA उन सभी गैर परमाणु राष्ट्रों के जो सिविल परमाणु कार्यक्रम है उनकी निगरानी कर सकता है। यह इन देशों के परमाणु संयंत्रों और सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण कर सकती है। इस संधि का महत्वपूर्ण लक्ष्य है परमाणु अस्त्रों के ऊर्ध्वगामी प्रसार की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना। ये हस्ताक्षरकर्ता जो देश हैं उनको परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए स्वस्थ वातावरण में वार्ताएं आयोजित करने का आदेश देती है। इस संधि का अनुच्छेद 7 परमाणु रहित क्षेत्रों के गठन पर जोर देता है, जबकि अनुच्छेद 8 सदस्य देशों के बीच प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर बैठक आयोजित करने का आदेश देता है। आरंभ में एनपीटी को केवल 25 सालों के लिए लागू किया गया था। अतः अप्रैल मई 1995 में, यानी कि इसकी 25 वर्ष की समाप्ति के बाद, न्यूयॉर्क में एक एनपीटी समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य एनपीटी के कार्यों की समीक्षा और इसके भविष्य का निर्धारण करना था। इस सम्मेलन में संधि को अनिश्चित काल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया और संधि के जो विस्तार का प्रस्ताव है उसको ध्वनि मत से पारित किया गया। एनपीटी पर यह आरोप लगाया गया कि ये परमाणु देशों के द्वारा परमाणु अस्त्रों के धारण को कानूनी मान्यता प्रदान करती है, यानी जिनके पास है वो रखेंगे, इसकी कानूनी मान्यता एक तरह से ये दे देता है और दुनिया में परमाणु विहीन और परमाणु सहित इस तरह से 2 वर्गों में पूरी दुनिया को ये बांट देता है। परमाणु देशों की विदेश नीति एनपीटी व्यवस्था में विश्वास जागृत नहीं करती, क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार हैं और जैसा कि देखने में आता है अपने परमाणु हथियारों के बलबूते पर विभिन्न देशों में यह हस्तक्षेप की विदेश नीति अपनाते हैं। परमाणु संपन्न और परमाणु विपन्न देशों के बीच जो भेदभाव है और असमानता और दोषपूर्ण निरीक्षण प्रणाली ने एनपीटी की विश्वसनीयता को और अधिक क्षति पहुंचाई है। इन त्रुटियों के निवारण के उद्देश्य से बाद में एक व्यापक परमाणु परीक्षण नियंत्रण संधि का प्रस्ताव लाया गया और ये कहा जाता है कि एनपीटी व्यवस्था एक ऐसे विश्व के लिए विकसित की गई थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। यानी जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उनका पूरे विश्व में वर्चस्व बनाए रखने की दृष्टि से एनपीटी काम करती थी और दूसरे देशों को जो जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनको हमेशा के लिए परमाणु रहित बनाने का एक तरह से परमाणु संपन्न देशों का ये एक संधि एक हथियार था। इस संधि में परमाणु अस्त्र वाला देश यानी कि NWS उस देश को कहा गया है जिसने
1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु अस्त्र बना लिया। यानी इस संधि के पहले लागू होने से पहले, इस संधि के बनाए जाने से पहले जिसके पास परमाणु हथियार है उसको परमाणु अस्त्र वाला देश कहा गया। इस संधि के अनुसार बाकी के जो देश हैं उनको परमाणु अस्त्र विहीन देश कहा गया। और इस संधि की परिभाषा के अनुसार ही परमाणु हथियारों के अप्रसार को जारी रखने के लिए कहा गया। इस संधि के अनुसार परमाणु अस्त्र वाले देश जो हैं वो 5 देशों को माना गया, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। परमाणु अप्रसार संधि सदस्य देशों को शांतिपरक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का निर्माण, उत्पादन और उपयोग करने से नहीं रोकती है। अब देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार देशों की क्या भूमिका है। एनपीटी के अनुसार परमाणु अस्त्र रखने वाले देश परमाणु हथियार किसी दूसरे देश को नहीं देंगे और न ही किसी परमाणु अस्त्र विहीन देश को इस प्रकार का हथियार बनाने या प्राप्त करने में सहायता, प्रोत्साहन अथवा उत्प्रेरण देंगे। यानी वो न तो जिनके पास नहीं है वो न तो प्राप्त करेंगे, न प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और न ही इस तरह की किसी से मदद लेंगे। परमाणु अस्त्र विहीन देश किसी भी स्रोत से परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं करेंगे, न ही उसे बनाएंगे। परमाणु अस्त्र विहीन देश अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA द्वारा निर्धारित सुरक्षा नियमों को अपनी नियंत्रण वाली परमाणु सामग्रियों पर लागू करेंगे। यानी इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश हैं उनकी निगरानी और निरीक्षण के लिए IAEA का पूरा अधिकार होगा। एक बार गौर करते हैं कि भारत का इस संधि के प्रति क्या रुख है। 1967 में जो प्रकाशित प्रतिवेदन था उसमें कहा गया कि अणु अस्त्र बनाने वाली वर्तमान 5 महाशक्तियों के अतिरिक्त विश्व में 7 अन्य राष्ट्र ऐसे भी हैं जो रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त अपने साधनों के अतिरिक्त आणविक शस्त्रीकरण को भी विकसित कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने विश्वास प्रकट किया कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, अणु अस्त्र बनाने वाले राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि होने पर वर्तमान आणविक शस्त्रागारों का विस्तार होने से समस्त विश्व में अधिक तनाव और असुरक्षा के वातावरण में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों की ये मान्यता थी कि सुरक्षा की समस्या का निदान आणविक अस्त्र रखने वाले देशों की संख्या बढ़ाने से नहीं हो सकता और न ही आणविक शस्त्र रखने वाले वर्तमान राष्ट्रों की शक्ति से इसे पाया जा सकता है। इस संधि के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी अणु राष्ट्र वाला राष्ट्र अकेले या मिलकर अपने शस्त्र किसी भी अन्य राष्ट्र को नहीं देंगे। अणु शक्ति वाले देशों को आयुध वाले राष्ट्रों से किसी भी प्रकार के आणविक अस्त्र प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति संस्था के साथ वार्तालाप के बाद किए जाने वाले समझौते के अंतर्गत जो गैर परमाणु शक्ति वाले जो परमाणु अस्त्र वाले जो देश हैं उनका उन देशों द्वारा संरक्षण मानकर चलने की व्यवस्था है, जिससे संधि के अंतर्गत उत्तरदायित्वों को पूरा करने की व्यवस्था का मूल्यांकन हो सके। संधि में यह भी व्यवस्था है कि गैर अणु शक्ति वाले देशों को बिना किसी भेदभाव के कम कीमत पर आणविक विस्फोटों के शांतिपूर्ण उपयोग के द्वारा प्राप्त बड़े लाभ मिल सकें। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक राष्ट्र आणविक शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने और आणविक निरस्त्रीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्र आणविक शस्त्रों की होड़ को खत्म करने के लिए बाध्य है। यदि इस संधि के कारण किसी राष्ट्र के सर्वोच्च हितों का हनन होता है और उसके कारण कोई असाधारण घटनाएं हो रही हैं तो संधि से अलग हो सकने के लिए स्वतंत्र है। संधि में ये व्यवस्था थी कि संधि के लागू होने के 25 वर्ष के बाद एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, जैसा कि हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, और बाद में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ऊ थांट ने इस संधि के संदर्भ में अपनी टिप्पणी में कहा था कि आणविक महायुद्ध के खतरे को सीमित करने में सहयोग करने के अतिरिक्त ये संधि विकासशील राष्ट्रों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि अस्त्रों के उत्पादन और अधिग्रहण को त्यागने के उपरांत ये राष्ट्र अपनी सामग्री
और धन के बहुत बड़े अपव्यय के भार से मुक्त होकर उपलब्ध साधनों को आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति में लगा सकते हैं। संधि के प्रारूप पर भारत ने आपत्ति जताई और भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संधि के प्रारूप पर सबसे ज़्यादा आपत्ति फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और भारत को थी। भारत ने आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत के अनुसार ये संधि भेदभावपूर्ण है, जो कि हम अब तक की चर्चा में देख चुके हैं। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार के हैं कि ये पूरी दुनिया को भेदभावपूर्ण तरीके से दो भागों में बांट देता है, एक परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र और दूसरे परमाणु अस्त्र विपन्न राष्ट्र। जिनके पास हैं वो बने रहेंगे और जिनके पास नहीं है वो सदैव के लिए इनसे वंचित हो जाएंगे। असमानता पर आधारित मानते हुए भारत मानता है कि ये संधि एक पक्षीय है और अपूर्ण है। भारत को अपनी इस नीति के कारण परमाणु क्लब के सदस्यों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। भारत का मानना है कि आणविक अस्त्रों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। यानी ये सभी के लिए लागू की जानी चाहिए। सभी के परमाणु अस्त्रों का खात्मा होना चाहिए, तभी निशस्त्रीकरण के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। 11 मई 1995 को अप्रसार संधि के पक्षकार राज्यों ने इस संधि का अनिश्चितकालीन विस्तार करने का निर्णय लिया था, जबकि इसके 25 साल पूरे हो चुके थे। अप्रसार संधि की समीक्षा और विस्तार सम्मेलन के दौरान पक्षकार राज्यों ने इस संधि के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया और विशिष्ट रूप से भारत, इजराइल और पाकिस्तान को इस संधि में शामिल होने के लिए आह्वान किया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये संधि छोटे राष्ट्रों के हितों को सुरक्षित रखने और समयानुकूल परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। इस संधि के द्वारा एक और तो ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो राष्ट्र अभी तक परमाणु बम नहीं बना सके हैं वे भविष्य में भी नहीं बनाएंगे, तथा दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से परमाणु विहीन राष्ट्रों को अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र द्वारा आणविक हमले के समय जो गारंटी दी गई वह अपर्याप्त है। इसमें गारंटी दी गई थी कि परमाणु संपन्न राष्ट्र उनकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा परमाणु संधि करने वाले राष्ट्रों के पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे सैनिक कार्यों और असैनिक कार्यों में स्पष्ट रूप से विभाजन किया जा सके, ताकि ये शंका न रहे कि असैनिक कार्यों में किए गए अणु प्रयोग सैनिक कार्यों में प्रयुक्त हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। बड़े राष्ट्रों ने ये व्यवस्था नहीं की कि वे स्वयं भी अब अणु शक्ति का उत्पादन और प्रसार नहीं करेंगे। इस संधि का अर्थ ये लगाया जाता है कि अणु प्रतियोगिता में, इस परमाणु अस्त्रों की प्रतियोगिता में रूस और अमेरिका अन्य किसी राष्ट्र को आगे नहीं आने देना चाहते और इसी भेदभावपूर्ण पक्ष के कारण इसको पक्षपातपूर्ण मानते हुए, एकांगी मानते हुए भारत ने अब तक इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत ने नहीं किए, इसलिए पाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब देखते हैं इस संधि के अंतर्गत जो IAEA है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो क्या है। ये एक आणविक विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में हुई, एक अवयव के रूप में हुई, जो परमाणु के शांतिपूर्ण प्रयोग पर बल देने के लिए की गई और इसका उद्देश्य है तकनीकों के सुरक्षित, निरापद और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। और ये एजेंसी परमाणु शक्ति के सैनिक उपयोग पर रोक लगाती है। ये महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। अब देखते हैं इसका समसामयिक संदर्भ। निरस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव और उच्च प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने एक सम्मेलन जो 26 फरवरी 2020 को हुआ, शांति और सुरक्षा के लिए, इस पर उनका क्या वक्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव और निरस्त्रीकरण मामलों पर
उच्च प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने जोर देकर कहा कि परमाणु अप्रसार संधि ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बदलती चुनौतियों के अनुरूप उसमें बदलाव पर विचार विमर्श होना जरूरी है, लेकिन संधि की मूल भावना के प्रति संकल्प को पुरजोर ढंग से प्रकट किया जाना होगा। यूएन अवर महासचिव 2020 समीक्षा सम्मेलन से पहले परमाणु अप्रसार संधि पर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को जानकारी देते हुए ये बात उन्होंने कही। परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और तकनीकों के प्रसार को रोकना और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करना था। अवर महासचिव ने परमाणु अप्रसार संधि को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बताया और उन्होंने कहा कि निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और परमाणु अप्रसार के प्रयासों की अहमियत का एक उदाहरण है एनपीटी। सुरक्षा संधियों से इतर बहुत कम ऐसी बहुपक्षीय संधियां हैं जो एनपीटी की सफलता के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। 50 सालों से इसने सभी सदस्य देशों को सुरक्षा का लाभ प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि ये लम्हा ये सुनिश्चित करने का अवसर है कि संधि निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के प्रयासों में के केंद्र में रहे और सभी देशों की सुरक्षा को बढ़ावा देती रहे। परमाणु हथियारों की होड़ के बारे में उन्होंने कहा कि हाल के सालों में दुनिया में कई बदलाव आए हैं और आपसी रिश्तों, विशेषकर परमाणु शक्ति संपन्न देशों में दरार आई है। बड़ी ताकतों के बीच कथित रूप से ताकत की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और विभाजन, अविश्वास और संवाद की कमी एक सामान्य बात हो गई है। 1970 के बाद पहली बार अनियंत्रित परमाणु होड़ की छाया दुनिया के ऊपर मंडरा रही है और परमाणु हथियारों के लिए अब एक नए प्रकार की दौड़ देखने को मिल रही है, जिससे हथियारों की संख्या के बजाय तेज गति, गोपनीयता और अचूकता पर जोर है, यानी नए तरीके के परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। परमाणु आयामों को समेटे क्षेत्रीय संघर्ष और खराब हो रहे हैं और अप्रसार की चुनौती कम नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि संधि के प्रति संकल्प को पुरजोर ढंग से फिर से प्रकट किया जाए। अब हम चर्चा करते हैं कि ईरान का परमाणु मसला क्या है, क्या विवाद है जो समय समय पर उठता रहता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया है कि 2015 की जो परमाणु डील की शर्तें हैं उनका पालन ईरान ने नहीं किया। ये देश मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाए। ईरान की शिकायत ये है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी उस समय चुप थे जब अमेरिका ने 2018 के बड़े समझौते से अपना हाथ खींच लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। अब देखते हैं 2015 का जो परमाणु समझौता या परमाणु डील थी वो क्या था। ईरान का ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों में इस शर्त पर छूट दी गई थी कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाएगा। इस समझौते से अमेरिका निकल चुका है। प्रतिक्रिया में ईरान ने अपनी वचनबद्धताओं को धीरे धीरे वापस ले लिया है कि वो भी अब इस संधि की शर्तों का पालन नहीं करेगा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौता आखिरकार खत्म हो गया और 4 साल पहले जो ये समझौता हुआ था, जानते हैं कि ये समझौता इस स्थिति में कैसे पहुंचा। ईरान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन संदेह ये था कि यह परमाणु बम विकसित करने का कार्यक्रम था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका और यूरोप ने 2010 में ईरान पर पाबंदी लगा दी। वर्ष 2015 में ईरान का 6 देशों के साथ एक समझौता हुआ, जो ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी। इसको ईरान +6 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित किया और बदले में उसको आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली। समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम था उसको रोकना पड़ा। ये रिएक्टर ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी होता है। अब देखते हैं समझौता टूटने के कगार पर कैसे पहुंचा। सबसे पहले मई 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को रद्द करते हुए प्रतिबंध लगाए। ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान के साथ नया समझौता हो जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्ष में उसकी भागीदारी रोकने की बात हो।
ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन इससे ईरान की मुद्रास्फीति बढ़ गई और उसकी मुद्रा में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। मई 2019 में जब प्रतिबंधों को कड़ा किया गया तो ईरान ने भी समझौते में किए गए वादों से मुकरना शुरू कर दिया। ट्रंप के शासनकाल में ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में दरार बढ़ गई और जनवरी 2020 में यह समझौता पूरी तरह से टूट गया। अमेरिका ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार दिया। इसके 2 दिन बाद 5 जनवरी को ईरान ने परमाणु समझौते से अपने को पूरी तरह से अलग कर लिया। ईरान ने घोषणा की कि अब वो समझौते में लगाई गई किसी भी पाबंदी को नहीं मानेगा और उसमें यूरेनियम संवर्धन को कम करना भी शामिल है, यानी वो अब यूरेनियम संवर्धन को कम भी नहीं करेगा। हाल ही में IAEA का ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA ने निरीक्षण के उपरांत कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते के तहत ईरान जितना संवर्धित यूरेनियम रख सकता है उसने 10 गुना से भी अधिक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। इस एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान के पास एनरिच यानी संवर्धित किए गए यूरेनियम का भंडार अब 2105 किलो हो गया, जबकि 2015 के समझौते के तहत 300 किलोग्राम से ज्यादा